स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी आशा करती हूँ और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। एग्जाम के दिन पास में आ रहे हैं और अपनी तैयारी इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से करते रहिए। फोटोसिंथेसिस का टॉपिक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था और मैंने कहा था कि अब स्टार्ट करूंगी मैं रेस्पिरेशन। श्वसन की जो टॉपिक है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, रेस्पिरेशन कैसी अभिक्रिया होती है? ये होती है कैटाबॉलिक, अपचय अभिक्रिया, जिसमें कोई चीज टूटती है। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था एनाबॉलिक प्रोसेस, इसमें हम पढ़ते हैं कैटाबॉलिक। और आजकल तो आगे जब आप पढ़ोगे कि क्रेब्स चक्र में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों अभिक्रियाएं होती है, इसलिए रेस्पिरेशन को आजकल क्या कहा जाता है? एम्फीबॉलिक। तो रेस्पिरेशन किस तरह की प्रोसेस होती है? एम्फीबॉलिक। एम्फी वर्ड आपको क्लियर समझ में आ रहा है? दोहरा एम्फी, एम्फीबिया आप पढ़ते हो, दोहरा जो एम्फीबियन ग्रुप पढ़ते हैं एनिमल्स के अंदर, जो जमीन पर भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं, एम्फीबियन, फ्रॉग, टॉड, सैलामेंडर, जो दोहरा जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब या एम्फीबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें एनाबॉलिक प्रोसेस भी होती है, मतलब सिंथेसिस भी हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होती है। कैटाबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक। फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था एंडरगोनिक, जिसमें हीट का यूज हो रहा था, लाइट एनर्जी का, और इसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं एक्सर्गोनिक। इस क्रिया को कहा जाता है एक्सर्गोनिक ऊष्माक्षेपी क्रिया, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है और इसमें से रिलीज होती है एनर्जी। रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस यही है कि यह एनर्जी यानी कि एटीपी को रिलीज करता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का, एनर्जी का। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन से संबंधित सारी क्रियाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड मेन सेल ऑर्गेनेली कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ओनली कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको कहा रेस्पिरेशन या श्वसन में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, कार्बनिक यौगिकों का ब्रेकडाउन होता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये कार्बनिक यौगिक या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है? आप लोग बायोमोलिक्यूल से पढ़ते हो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो आप पढ़ते हो यही पदार्थ कहलाते हैं श्वसनीय पदार्थ, जिनका श्वसन की क्रिया में ब्रेकडाउन होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में या श्वसन की क्रिया में ब्रेकडाउन होता है? सिंपल कंपाउंड में चेंज हो रहे हैं, सिंपल में, और एनर्जी फ्री हो रही है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की, जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है श्वसनीय पदार्थ की। तो सबसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कौन सा है बेटा? कार्बोहाइड्रेट सबसे फर्स्ट। हालांकि एनर्जी सबसे ज्यादा होती है फैट में, पर जब भी रेस्पिरेशन की, जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रथम श्वसनीय पदार्थ कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद में देन आ जाता है फैट, उसके बाद में श्वसनीय पदार्थ जिसका ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है? फैट। फैट किसमें टूटता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। आगे पूरी प्रोसेस को मैं समझाऊंगी। फैट के बाद में जनरली जब तक ये दोनों होते हैं तब तक प्रोटीन काम में नहीं आता है, और जनरली प्रोटीन का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन नहीं होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है और अगर फैट भी नहीं है तो कौन यूज में आता है? प्रोटीन। प्रोटीन आपको मालूम है प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है, 7 to 14% प्रोटीन होता है। मतलब अगर प्रोटीन काम में आ रहा है तो प्रोटोप्लाज्मिक डिग्रेडेशन हो रहा है। और प्रोटीन के बाद में आ जाते हैं अदर्स, ऑर्गेनिक एसिड। तो सबसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर श्वसनीय पदार्थ देखा जाए तो सबसे पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद में क्या काम में आता है? वसा। वसा में एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी होती है
4.2 किलो कैलोरी। और फैट में अप्रोक्स एनर्जी बता रही हूं मैं, 9.0, 9.2, 9.4, अप्रोक्स एनर्जी कितनी होती है? 9.0 किलो कैलोरी। मतलब एनर्जी ज्यादा किस में है? फैट में। ज्यादा एनर्जी किससे रिलीज हो रही है? फैट से। बट फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, 4.2 किलो कैलोरी। और अगर क्वेश्चन आपका एनर्जी पर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है, किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? फैट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है, या सेशन में काम आने वाला प्रथम पदार्थ कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन कब उपयोग में आएगा? प्रोटीन कब उपयोग में आएगा? जब ना कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है और ना फैट उपस्थित है, तो श्वसनीय पदार्थ क्या होगा? प्रोटीन होगा। और जब ये नहीं है तो फिर अदर्स की बात, मेन तीन की बात कर रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की। अगर एनर्जी की सीक्वेंस देखेंगे हम, तो एनर्जी की सीक्वेंस में अगर ऊर्जा का क्रम देखेंगे, तो ऊर्जा के क्रम में आगे कौन आएगा बेटा? फैट। अधिकतम ऊर्जा किस में मिलेगी? फैट में, देन कार्बोहाइड्रेट में। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि रेस्पिरेशन में काम में लिए जाने वाले पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको मालूम है सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन, ये सारे कौन से पदार्थ होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। तो यदि श्वसन में काम में लिए जाने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट या फैट हो, मतलब श्वसन में कौन से पदार्थ काम में लिए जा रहे हैं? श्वसन में काम में लिए जाने वाले पदार्थ आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो इस प्रकार के श्वसन को, मैं यहां से बेटा हटा रही हूं इसको, यदि श्वसन में काम में लिए जाने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, वसा है, तो इस प्रकार के श्वसन को जिसमें दोनों चीजें काम में आ रही है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो इस तरह के श्वसन को कहा जाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है इसे? यानी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में या प्लावी श्वसन में काम में आने वाले पदार्थ कौन से होंगे? तो प्लावी श्वसन में क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होती है। सेकंड बात हम करते हैं, यदि श्वसनीय पदार्थ प्रोटीन हो, यदि श्वसन में काम में लिए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन। तो इस प्रकार के श्वसन को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार के श्वसन को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। यदि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? श्वसनीय पदार्थ क्या होगा? तो उसमें श्वसनीय पदार्थ होगा प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा बेटा कि प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन में काम में लिए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। और प्लावी श्वसन में काम में लिए जाने वाला पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट में अप्रोक्स कितनी एनर्जी होती है? 4.2 किलो कैलोरी। प्रथम श्वसनीय पदार्थ है। वसा में ऊर्जा ज्यादा होती है, 9.0, अप्रोक्स 9.2 भी हो सकता है, किलो कैलोरी होती है। अगर ऊर्जा के हिसाब से देखा जाए तो आंसर ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? तो वसा से। और प्रथम श्वसनीय पदार्थ कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका भी रीजन है बेटा। और एनर्जी का क्रम अगर पूछा था तो वही चीज कि फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से। तो रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस समझने से पहले, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल से पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या समझ रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समराइज करके आपको समझा रही हूँ ताकि आगे आपको ध्यान में रहे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को। मैंने अभी इसके बारे में बात की थी। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से स्टार्टिंग होती है ब्रेकडाउन की, हम कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट से फॉर्मेशन होता है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड
3PGAL का, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और फिर फॉर्मेशन हो जाता है पायरुविक एसिड का, पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप है, पर जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में जो आपको समझा रही हूँ, एक बार बता रही हूँ, वो स्टेप्स मैंने लिखी है, आपको मालूम है। आगे मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूंगी तो एंजाइम की बात करूंगी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन हुआ हेक्सोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। पर अभी सिर्फ आगे एटीपी कहाँ पर खर्च हो रहा है, बस एक समराइज आपको समझा रही हूँ कि ग्लूकोज काम में आता है, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज से, ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये पायरुविक एसिड, इसका फैट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम में। वेरी इंपॉर्टेंट है एसिटाइल को एंजाइम लिंक रिएक्शन में, जिसको हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम। एसिटाइल को एंजाइम जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बीच का। तो ये जो एसिटाइल को एंजाइम में, ध्यान देना, पायरुविक एसिड से अगर ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो क्या बनता है, एसिटाइल को एंजाइम। ये एसिटाइल को एंजाइम कहां पर एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में बन जाता है, CO2 रिलीज होती है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फिर आपको मालूम है जितने भी ग्लाइकोलिसिस और इसमें बनते हैं NADH2 FADH2, और फिर चलता है उनका टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये चीज हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अगर पायरुविक एसिड को, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या बन गया है बेटा, एसिटाइल को एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है एसिटाइल को एंजाइम, लिंक है पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से आगे पढ़ोगे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड से क्या बन जाता है, एसिटाइल को एंजाइम। अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, तो स्टार्ट होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे मसल्स में जब आप एक्सरसाइज करते हो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती है तो कौन सा रेस्पिरेशन चलता है, एनएरोबिक। और किसका फॉर्मेशन रहता है, लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन रहता है मसल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, लैक्टिक एसिड का, लैक्टेट का। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो स्टार्ट हो जाता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एल्कोहलिक किण्वन, और इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, इथेनॉल और CO2 एंड प्रोडक्ट। पायरुविक एसिड से किसका फॉर्मेशन हो गया है, इथेनॉल का, और CO2 का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे एक आप पाथवे पढ़ोगे, राइबोलोज 5 फास्फेट का फॉर्मेशन अगर आपको करना है, राइबोलोज 5 फास्फेट आपने पहले भी पढ़ा है, तो राइबोलोज 5 फास्फेट जो है उसका प्रोडक्शन किससे होगा, पेंटोज फास्फेट पाथवे से। PP के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पेंटोज फास्फेट पाथवे के बारे में, जिसका फॉर्मेशन होता है राइबोलोज 5 फास्फेट का। फैट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो फैट का पहले किस में ब्रेक डाउन होता है, फैट पहले किस में टूटता है, फैट टूटता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फैट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का। फैटी एसिड का फिर हो जाता है बीटा ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम का। फैट के ऑक्सीडेशन से भी किसका फॉर्मेशन हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम का। मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है इसको लिंक करने वाला कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो फैट से फैटी एसिड बना, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया एसिटाइल कोएंजाइम। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैडम इस ग्लिसरॉल का आगे क्या होगा, तो एक ग्लिसरॉल जो है वो बदल सकता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। किससे बदल जाता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और ये दोनों एक दूसरे के DHAP और PGL, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं और ये एंटर कर जाता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो यहां पर मैंने बात की फैट की, फिर से ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फास्फेट। आगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो फॉर्मेशन होगा 3PGL का। अगर पूरा ग्लूकोज यूज में नहीं आ रहा है तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बॉडी में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसका स्टोर हो जाएगा। हम बात करते हैं थर्ड की, प्रोटीन की, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है,
अमीनो एसिड का, प्रोटीन किसका बहुलक होता है, अमीनो एसिड का। ये अमीनो एसिड से किसका फॉर्मेशन हो सकता है, पायरुविक एसिड का, मतलब ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर रहा है, या फिर अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, एसिटाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और अमीनो एसिड से फर्दर फॉर्मेशन हो सकता है ग्लूकोज का, जो एग्जांपल है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सोर्स से हो रहा है, मीन्स अमीनो एसिड से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो अब आगे हमें इन सभी को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ना है। आप क्या पढ़ना चाह रहे थे वो मैंने आपको समझा दिया एक बार। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में एक माइंड मेकअप आपका हो गया है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है रेस्पिरेशन की वो है ग्लाइकोलिसिस। सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सी आ जाएगी इसकी, ग्लाइकोलिसिस, देन लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट कर रही हूं ग्लाइकोलिसिस। सबसे फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, यहां पर ग्लाइको वर्ड जो यूज हुआ है, ग्लाइको मीन्स यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लूकोज की। और लाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। इस पाथवे को, ग्लाइकोलिसिस को और क्या बोलते हैं हम, ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का अदर नेम क्या है, ईएमपी। ईएमपी से एम्बडन, मेयरहॉफ, और साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया था नाम है पार्नास। तो एम्बडन, मेयरहॉफ, पार्नास। टोटल सबसे पहले तो इसकी साइट कौन सी है, कहां पर ये प्रोसेस चलती है, तो ये प्रोसेस चलती है ग्लाइकोलिसिस की साइटोसोल में, साइटोप्लाज्मा। स्टार्ट किससे होती है ये, इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। उसके बाद में हम पूरी साइकिल देखेंगे, टोटल कितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है इसके अंदर, जिसमें से टोटल 10 बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो कितनी इसके अंदर जैव रासायनिक प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर टोटल कितनी हो गई है, 10, जिसमें से आपको 10 में से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी रिएक्शन जहां पर एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, और जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी जहां पर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम वर्क करता है। टोटल 10 नहीं भी याद रखोगे, ये 5 जो स्टेप्स है वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कहां पर आपका एटीपी खर्च हुआ है और कहां पर आपका एटीपी गेन हुआ है। तो टोटल कितनी बायोकेमिकल रिएक्शन है इसके अंदर, 10 में से कितनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 रिएक्शन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का। साइट क्या हो गई है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। और टोटल कितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है इसके अंदर, 10 बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज से फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड का, तब तक इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। मैंने अभी आपको बताया था पायरुविक एसिड। आगे रेस्पिरेशन, जो फैट ऑफ पायरुविक एसिड किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। इटसेल्फ ग्लाइकोलिसिस को हम देखें तो इटसेल्फ तो ये एनारोबिक है, बट यहां तक एरोबिक और एनारोबिक की प्रोसेस कॉमन चलती है। तो कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का जो कॉमन पाथवे है, सामान्य चक्र जो है वो कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस। तो अब हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल को बनाकर कि किस तरह से आगे जो है ग्लाइकोलिसिस।
तो ग्लाइकोलिसिस का मैंने कंप्लीट पाथवे बना दिया बेटा आप लोगों के लिए, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही होता है। ग्लूकोज से, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से किसका फॉर्मेशन होता है, 2 पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड का फर्दर क्या होगा वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का ध्यान देना, क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। और पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, पायरुविक एसिड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर इसको समझने के लिए थोड़ा समझाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पर कि क्या ग्लाइकोलिसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा पाथवे के ऊपर भी। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां पर की स्टार्टिंग की जो रिएक्शन है 5 रिएक्शन, जिसमें एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और उसके बाद की जो रिएक्शन होगी उसके अंदर एनर्जी बनेगी, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो स्टार्टिंग की रिएक्शन में सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग किससे हो रही है, ग्लूकोज से। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का। ये जो फास्फेट है कहाँ से आएगा, एटीपी से। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में से फास्फेट निकल जाएगा, यहाँ पर बन गया एडिनोसिन डाइफास्फेट, तो फॉर्मेशन हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट का। एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। कौन सा एंजाइम इससे वर्क करता है, जब भी एटीपी का होता है तो आपको ध्यान रखना होता है काइनेज, हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फॉर्मेशन हो रहा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट्स का। आपको मालूम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज वैसे भी दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, और आइसोमर्स जब ये एक दूसरे में चेंज होते हैं तो एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, आइसोमरेज। किसमें चेंज हो गया है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से। और फिर ये जो एंजाइम है आपको बता रही है, एलोस्टेरिक एंजाइम, आप एंजाइम के अंदर पढ़ते हो, जो अभिक्रिया की दर को कंट्रोल करने वाला एंजाइम होता है, वो कौन सा एंजाइम है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बोलो चाहे डाइफास्फेट बोलो, यहाँ पर फिर से एक फास्फेट जुड़ गया है, तो फिर से एटीपी क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया है। एटीपी किसमें चेंज हो गया है, एडीपी में। तो आप देख रहे हो इस रिएक्शन में 2 जगह पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च हो गए। इसके बाद में एनर्जी सेव होगी जब फॉर्मेशन होगा NADH2 का, जब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर फॉर्मेशन होगा एटीपी का, तो आगे एनर्जी कंजर्वेशन वाले प्रोसेस आ जाएगी, 5 स्टेप जो आ जाएगी PGAL के बाद में, फास्फोग्लिसराइड के बाद में, जैसा फोटोसिंथेसिस में होता है जस्ट उसका अपोजिट आप देखते हो कि इसके अंदर रिएक्शंस चलती हैं। तो ध्यान देना इसके अंदर कि 2 प्रोसेस के अंदर हमारे एटीपी खर्च हो रहे हैं। मतलब खर्च कितने एटीपी हो गए, 2 एटीपी हमारे पास में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। यहाँ पर एक स्टेप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा एटीपी खर्च हो गया है, एक एटीपी हमारा यहाँ पर खर्च हो चुका है। तो एटीपी कितनी जगह पर खर्च होते हैं, 2 स्थान पर। कितने एटीपी खर्च होते हैं, 2 एटीपी। फॉर्मेशन कितने NADH2 का होता है, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में कितने NADH2 बन रहे हैं, आगे आप रिएक्शन के अंदर देखोगे कि 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, कितने एटीपी के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। एक NADH2 कितने एटीपी के बराबर होता है, 3 ATP की। और हमारे पास में कितने NADH2 है, 2। तो कितने एटीपी बन गए यहाँ पर, 6। अगर आगे शटल मैकेनिज्म पढ़ोगे तो 6 ATP और 4 ATP, पर यहाँ पर मैंने लिखा है 6 ATP। कितने NADH2 बने हमारे पास में, 2 NADH2 बने विच इज इक्वल टू 6 ATP। कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर, 2 जगह पर 2-2 एटीपी बनते हैं। टोटल कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 4 एटीपी का। SLP का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या मतलब होता है, मतलब कि सबस्ट्रेट की एनर्जी से डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होना, मतलब ग्लूकोज की एनर्जी से डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है बिना ईटीसी के, मतलब विदाउट ईटीसी, बिना ईटीसी के गए हुए डायरेक्ट जो एटीपी बनते हैं उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ध्यान दीजिएगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर कितने एटीपी बन रहे हैं, टोटल हमारे पास में 4 एटीपी बन रहे हैं, +2 ATP +2 ATP, 2-2 जगह पर 2 बार एटीपी बनेंगे। आगे वाली प्रोसेस में आप देखेंगे, आपको मालूम है मैंने पूरा आपको समझा रखा है पाथवे। तो टोटल कितने एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी। कितने NADH2 बने,
दो NADH2 जो कितने एटीपी के बराबर होते हैं, 6 एटीपी के। कुल मिलाकर कितने हो गए, 10। यहाँ पर टोटल कितने बने, 4 एटीपी बने हैं। बनते कितने हैं, 4 एटीपी। कितने NADH2 बनते हैं, 2। 2 NADH2 कितने एटीपी के बराबर होते हैं, 6। तो टोटल बनते तो कितने हैं, 6 और 4 10। 6 और 4 कितने बन गए, 10। ग्रॉस एटीपी कितने होते हैं बेटा, 10। पर आपको मालूम है 2 स्टार्टिंग में खर्च हो रहे हैं, इसलिए नेट और टोटल एटीपी गेन कितना होता है, तो 8 एटीपी। अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आए तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस में नेट और टोटल एटीपी गेन कितना हो रहा है, 8 एटीपी। और डायरेक्ट गेन कितने एटीपी का हो रहा है, बने कितने थे, 4, पर खर्च कितने हो गए, 2। इसलिए डायरेक्ट जो गेन हो रहा है एटीपी का, वो कितने एटीपी का हो रहा है, 2 एटीपी का गेन हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेट और टोटल एटीपी गेन कितना है, 8 एटीपी, और डायरेक्ट गेन एटीपी का कितना है, 2। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कितनी जगह पर होता है, 2 जगह पर होता है। ऑक्सीडेशन मतलब वहीं पर जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है NADH2 का, कितनी जगह पर होता है, एक जगह पर। कोई ऑक्सीजन यूज में नहीं होती, कोई CO2 रिलीज नहीं होती है। डी कार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलिसिस में कहीं पर भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। ध्यान देना, ग्लाइकोलिसिस में कहीं पर भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। एक बार मैं आपको इसको ग्लाइकोलिसिस का जो एटीपी काउंट है वो आपको फिर से समझाती हूँ, रिएक्शन हटाकर, कि आप अच्छी तरह से इसको समझ। अच्छा, इसको और मैं बता रही थी आपको, यहाँ पर मैंने हटा दिया है। रॉबिन्सन एस्टर, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 165 फास्फेट को बोलते हैं हार्डन एंड यंगस एस्टर। फ्रक्टोज 6 फास्फेट को बोलते हैं निबर्ग एस्टर, और यहाँ पर मैं लिखा था ग्लूकोज 6 फास्फेट जिसको कहा जाता है रॉबिन्सन एस्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने लिख दिया था साथ में। तो मैं आपको इसकी एक बार एटीपी की कैलकुलेशन और अच्छी तरह से समझा रही हूँ कि किस तरह से आपको एटीपी को काउंट करना है। नेट और टोटल एटीपी जो है वो क्या है, तो इसको मैं आपको बता रही हूँ कि आप देखिएगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इस पर कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, 4 एटीपी बन गए। SLP पर कितने बन गए, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर कितने एटीपी बन गए बेटा, 4, जो लास्ट की रिएक्शन में बनेगा, आप देखिएगा चार्ट के अंदर अपने। उसके बाद में देखिएगा एटीपी फॉर्मेशन हो गए। अब यहां पर बनते हैं हमारे पास में 2 NADH2, और ये कहां पर जाते हैं, ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 NADH2 6 एटीपी और 4 एटीपी, क्योंकि 2 तरह के शटल मैकेनिज्म चलते हैं। पर मैं आपको आगे जब शटल मैकेनिज्म समझाऊंगी तब वो काउंटिंग अच्छी तरह से बताऊंगी। यहाँ पर चाहो तो 6 एटीपी और 4 एटीपी, अगर डिस्टल फॉस्फेट शटल चलता है तो 4 एटीपी, अदरवाइज 6 एटीपी। तो आपको 6 एटीपी बता रही हूँ। उसके बाद में टोटली ग्रॉस एटीपी, अब आपको मालूम है इसमें से कितने एटीपी खर्च हो गए, माइनस कितने कर दूंगी मैं, 2 एटीपी जो स्टार्टिंग की रिएक्शन में खर्च हो गए थे। इसलिए अगर आपको पूछा जाए नेट और टोटल एटीपी, तो टोटल एटीपी कितना हो गया है, 8 एटीपी। अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी तो 2 एटीपी, और ग्रॉस एटीपी कितने बन गए थे, तो बन गए थे वो 10 एटीपी। पर मेन क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, नेट पर और डायरेक्ट पर पूछा जाता है। तो कल हम देखेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में और क्रेब्स साइकिल के बारे में। आप लगातार ये वीडियो देखते रहिए, आपका कोई डाउट नहीं आएगा और सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे।